वेलकम टू संजय क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमने अपने लास्ट वीडियो में पॉपुलेशन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को देखा था वो हमारा पार्ट फर्स्ट वीडियो था। अब इसके बाद हम उसके आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा अब आज की वीडियो होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हमें क्या डिस्कस करना है, जो क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 6 है उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 क्या है, जनसंख्या। तो इंग्लिश में देखें तो इसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट हमने दूसरी वीडियो में बनाया था। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। वो हम स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था, उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हमने देखा था सबसे पहले तो एग्ज़ाम में ये चैप्टर टोटल 6 मार्क्स का आता है, तो इसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्कोरिंग मार्क्स का ही चैप्टर होता है, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा ताकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुम फुल मार्क्स अटेम्प्ट कर सको इधर से, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या समझा था, जनसंख्या। जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या जन प्लस संख्या, मतलब जनसंख्या का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो लोग हैं, जन मतलब क्या होता है, लोग, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, उनकी संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम, अगर आप लोग किसी कॉलोनी में रहते होंगे या किसी फ्लैट या किसी भी आप लोग कॉलोनी कह लो या सोसाइटी, किसी में भी रहते होंगे आप लोग, तो वहाँ पे अगर उस जगह की हम लोग लोगों की गिनती करें वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो पूरे सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, तो ये क्या है, ये उस सोसाइटी की जनसंख्या है, टोटल संख्या है लोगों की, वहाँ पे रहने वाले लोगों की टोटल संख्या है। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम जनसंख्या कहते हैं। अगर इस तरह से भी ना समझ आए तो अगर हम अपने परिवार का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे फैमिली में कितने मेंबर रहते हैं, जैसे 6, 7, तो ये क्या है, ये हमारे परिवार की जनसंख्या है, ठीक है। तो जनसंख्या क्लियर है। अब जनगणना, तो जनगणना किसे कहते हैं, जब लोगों की गिनती होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जनगणना कहते हैं। तो जनगणना हमारे इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम हुआ था 1881 में जनगणना हुई थी, और उसके बाद से हर 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने समझा था जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व वो होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे ये बिहार है, कि हमने बिहार का एग्जांपल लिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा बिहार है। और अगर हम यहाँ पे वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या की गिनती करें, ये क्या है, ये हमारा वर्ग हो गया, वर्ग किलोमीटर हो गया। और अगर हम यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या की गिनती करें कि यहाँ पर जैसे 500 लोग रहते हैं या 600 लोग रहते हैं या 1000 रहते हैं, तो वो क्या है, ये हमारी हो गई जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, जो वर्ग किलोमीटर ये हमारे स्क्वायर शेप, उसमें रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम जन्म दर की बात करें तो जन्म दर क्या होता है, जन्म दर वो होता है कि प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर से जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, प्रति 1000 बच्चों में से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। और वही मृत्यु दर, तो मृत्यु दर भी जन्म दर की तरह ही, अगर हम 1000 व्यक्ति पर मरने वाली संख्या की गिनती करें तो वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया मृत्यु दर, ठीक है। तो अब हम जो अपने इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले नया टॉपिक वो है हमारा प्रवास। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में इसको माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि माइग्रेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ माइग्रेशन। तो हमारा माइग्रेशन क्या होता है, इसके वर्ड से आप लोगों को क्या समझ में आता है, जैसे हमारा ये माइग्रेशन है, इसके वर्ड से क्या क्लियर होता है,
तो माइग्रेशन हमारा वो होता है क्या, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। वो हमारा प्रवास कहलाता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि गांव में रहने वाले लोग जब शहर की ओर अपना प्रवास करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रवास कहेंगे। इसे ही तो माइग्रेशन कहते हैं। जब गांव के लोग शहर में आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। या शहर के लोग गांव जाते हैं, या शहर के लोग कोई दूसरे शहर जाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम माइग्रेशन कहेंगे। और माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन का रीज़न क्या होता है, तो इसका सबसे फर्स्ट रीज़न तो हो गया कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, क्यों, ताकि उनको वहाँ उस शहर में अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, उनकी इनकम अच्छी मिल रही है, उनको आजीविका के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, तो इसलिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और अगर हम सेकंड रीज़न की बात करें कि माइग्रेशन क्यों करते हैं, तो क्योंकि हो सकता है कि उनको शहर में फैसिलिटी अच्छी मिल रही हो और वहाँ पहले रहने वाले जगहों पर उनको उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही हो, जैसे हॉस्पिटल उनको अच्छा मिल रहा हो, शिक्षा अच्छी मिल रही हो, तो इसीलिए तो लोग माइग्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको उस शहर में, उस जगह में वो सारी चीज़ें ईज़िली नहीं मिल रही है कि जिसकी उनको रिक्वायरमेंट है, जो उनको चाहिए ईज़िली, तो वो उनको वहाँ पे में नहीं मिल रही है, या उनको अच्छी इनकम नहीं मिल रही है, उनका घर नहीं चल पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब वो जाएंगे, अगर उनको उस जगह पे वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो जाएंगे ना उस जगह पे, वो वहाँ तो रहेंगे नहीं। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा, कि हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा माइग्रेशन कहलाता है, मतलब प्रवास, ठीक है। प्रवास क्लियर है। वैसे ये ज़्यादातर गांव और शहर के बीच देखने को मिलता है। गांव के लोग ज़्यादातर शहर की ओर मूव करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली हो गया, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, ये सब शहर में ज़्यादातर अब गांव के लोग आकर बसने लगे हैं। वही आकर के अपना काम बना रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी अर्न कर रहे हैं, फैसिलिटी ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा प्रवास है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रवास जो होता है हमारा माइग्रेशन, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो उसके 2 टाइप्स होते हैं माइग्रेशन के। फर्स्ट होता है हमारा आंतरिक प्रवास, सेकंड होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब हम दोनों को एक एक करके समझेंगे कि आंतरिक प्रवास क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो आइए सबसे पहले हम आंतरिक प्रवास को क्लियर करते हैं। तो आप लोगों को प्रवास तो समझ आ गया होगा, माइग्रेशन क्या होता है। तो क्या होता है माइग्रेशन, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, माइग्रेशन के आगे लग रहा है आंतरिक, प्रवास के आगे क्या शब्द जुड़ गया, आंतरिक। तो पूरा मीनिंग तो चेंज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा आंतरिक प्रवास होता है ना, वो जब देश के भीतर ही प्रवास होता है तो उसे हम आंतरिक प्रवास कहते हैं। जैसे उसी देश के अंदर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रवास कहेंगे। ये हमारा एक कंट्री हो गया, ठीक है। और कोई लेबर है या कोई मजदूर है, कोई भी व्यक्ति है, सपोज व्यक्ति ए है और ये हमारा एक कंट्री हो गया, और यहाँ पे हमारा कंट्री दूसरा हो गया, ये कंट्री ए, ये कंट्री बी। तो यहाँ पे कोई लेबर है या कोई मजदूर है, समझ लो यहाँ पे कोई रोहन नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अच्छे से समझ लेते हैं हम, अगर एग्ज़ाम में पूछे तो इस तरह से एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंट्री ए, ये हो गया हमारा कंट्री बी, और ये हमारा कोई एक रोहन व्यक्ति हो गया, ठीक है। उसको क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना अच्छी इनकम नहीं मिल रही है, ना उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, ना उसको अच्छी एजुकेशन मिल रही है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, उस काबिल बना सके कि वो कुछ बन सके, उसको नहीं मिल रहा है। तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो उसके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, वो सोचता है कि मैं
क्यों ना दूसरी जगह जाके रहूं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ पे इनकम अच्छी मिलेगी। तो वो क्या करता है, वो अपना सारा सामान ले करके वो व्यक्ति ए स्थान से लेकर के बी स्थान की ओर आ जाता है। तो इससे हम क्या कहेंगे, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा, यही कहलाता है हमारा माइग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा आंतरिक प्रवास, मतलब देश के अंदर ही हुआ ना जो हुआ। अगर व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान गया तो वो इस देश के अंदर ही उसने मूव किया, देश के बाहर तो नहीं जा रहा वो, तो वो क्या हो गया, वो हमारा आंतरिक प्रवास हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप। और अगर हम सेकंड टाइप की बात करें माइग्रेशन की, तो वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, तो ये भी ज़्यादा टफ तो है नहीं हमारा। देखिए, प्रवास तो समझ आ ही गया होगा आप लोगों को, लेकिन इसके आगे क्या शब्द जुड़ गया, अंतर्राष्ट्रीय। इसके नाम से क्लियर होता है जो पूरे वर्ल्ड पे हो। तो अब हमें ये समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, वो होता है जब लोग एक देश से दूसरे मूव करते हैं। तो वो क्या है हमारा, वो हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, जैसे कि हम अभी कहाँ रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया और ये हो गया हमारा चाइना। तो ये अलग अलग कंट्री हो गई दो। तो अगर इंडिया में रहने वाला व्यक्ति या एम्प्लॉय चाइना की तरफ जब जाता है तो उसे क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। वो चाइना की तरफ जा रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी इनकम मिल रही है, क्या अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक देश से दूसरे देश की ओर मूव कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, यही कहलाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्लियर है। तो हमारा ये था माइग्रेशन के टाइप्स। फर्स्ट है हमारा आंतरिक प्रवास, सेकंड है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो ये हमारा प्रवास के रीज़न, ये मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते हैं। तो वो या तो गरीब होते हैं, गरीबी के कारण जाते हैं, या उनको अच्छा रोज़गार नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनको, इस कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, या उनको वहाँ पर अच्छी इनकम मिल रही है, वहाँ पर उनको रहने के लिए सस्ता घर मिल रहा है, तो इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। कई बार रीज़न भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, साक्षरता दर, इलिटरेसी रेट। तो हमारा इलिटरेसी रेट क्या होता है ये हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हमें इसको रेट साक्षरता दर समझना है तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि साक्षरता मतलब क्या होता है। तो साक्षरता मतलब क्या होता है, सबको पता ही होगा, जो पढ़ने लिखने की जो कैपेसिटी होती है, पढ़ने लिखने की कैपेसिटी उस पर्सन के पास है या नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा साक्षरता कहलाता है। कि कौन कितने व्यक्ति पढ़े हैं, कितने व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ने और लिखने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम साक्षरता कहेंगे। वही अगर साक्षरता दर की बात करें तो वहाँ पर क्या आ जाएगा कि पूरे, अगर हम पूरे किसी भी सोसाइटी की बात करें, किसी भी कंट्री में, उसमें कितने लोग पढ़ने लिखने की उनके पास कैपेसिटी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं या कितने लोग अनपढ़ हैं। तो जितने लोग पढ़े लिखे हैं उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा साक्षरता दर कहलाता है। हर 100 लोगों में से कितने लोग साक्षर हैं, मतलब जो हमारा लिटरेसी रेट होता है वो ये होता है कि 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं या कितने लोग उनके पास पढ़ने लिखने की कैपेसिटी है। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो 100 में से जैसे 70 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा साक्षरता दर हो गई कितनी, 70। तो ये था हमारा साक्षरता दर। अगर हम 2011 का डाटा देखें तो 2001 और 2011 दोनों को कंपेयर करें तो हमारा क्या था, 2001 में जो हमारा लिटरेसी रेट था 65%, मतलब 100% में थे 65% लोग ही पढ़े लिखे थे। किस टाइम की, ये 2001 का अगर हम डाटा देखें
तो क्या था, देखिए 2001 में कितने लोग पढ़े लिखे थे, 65% आउट ऑफ 100% में से। और अगर हम 2011 की बात करें तो कितने लोग पढ़े लिखे थे, 74। तो इंक्रीज़ हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, देखिए इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब 11, ये हमारा 11 का डाटा है, ठीक है। और 2021 का डाटा इस बुक में नहीं होगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखें, ये था हमारा साक्षरता दर। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है, मतलब जेंडर रेशियो होता है वो क्या होता है। तो जेंडर रेशियो क्या होता है, हमारा जो 1000 जो हमारे मेल होता है उसमें से फीमेल की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जेंडर रेशियो कहते हैं। मतलब देखिए, जैसे 1000 मेल में से, अगर हम 1000 मेल में से कितनी जो हमारी फीमेल है उसकी जो संख्या होगी उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा हो गया जेंडर रेशियो। 1000 मेल में से कितनी फीमेल की संख्या है, ठीक है। अगर 1000 मेल है तो उसमें से जो फीमेल की जनसंख्या है वो कितनी है, 500 है या 100 है, 200 है, वो कितनी है, तो वो क्या होता है, वो हमारा जेंडर रेशियो होता है, ठीक है। तो अगर हम जेंडर रेशियो 2011 और 2001 को कंपेयर करें तो हमारा जो 2011 में था जेंडर रेशियो वो कितना था। जेंडर रेशियो मतलब होता है कि फीमेल की नहीं, मेल की कंपैरिजन में फीमेल की जो संख्या है, नंबर है, वो कितनी है। तो अगर हम 2011 की बात करें तो जो हमारा जेंडर रेशियो था वो कितना था, 914। मतलब इतनी महिलाएं हैं हमारी, कितनी में से, 1000 में से। वहीं अगर हम केरल के जेंडर रेशियो देखें तो क्या है, वहाँ पे 1082 वुमेन है। मेल की कंपैरिजन में जो हमारी वुमेन की संख्या वो कितनी है, 1082। तो हमारे जो इंडिया का रेशियो है वो बहुत कम है। अन्य अगर हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करें या दूसरे स्टेट से भी कंपेयर करें तो हमारे पहले के टाइम पे क्या था कि वुमेन की संख्या उतनी नहीं थी। क्यों, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न थे। तो जो उस टाइम पे हमारी महिलाओं की संख्या उतनी नहीं थी, लेकिन अब फिर भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, देखने को मिला है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चिल्ड्रन, मतलब बच्चे। तो जो 15 वर्ष से कम उम्र के लोग होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, वो हमारा बच्चे की कैटेगरी में आता है। 15 वर्ष से कम, जो भी 15 साल से कम होगा वो हमारे बच्चे की कैटेगरी में आता है। तो जो हमारे 2011 में जब जनगणना की गई थी तो उसमें हमारे जो बच्चे की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 31.1%। भाग हमारे क्या था, चिल्ड्रन का था, बच्चों का था। तो जो अगर हमारे बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो भी हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी हेल्पफुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि आगे चल के बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य बनेंगे। फिर वही हमारी जो कंट्री है उसको एक विकसित देश बनाएंगे। वही आगे चल के अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छे अपॉर्चुनिटी हासिल करेंगे और नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करेंगे। ये जो हमारे बच्चे आगे चल के पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे जो रिसोर्सेज होता है उसका अच्छा से यूज़ करेंगे, तो इनकी संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए उनको अच्छा भोजन देना चाहिए, अच्छी पौष्टिक भोजन इनको मिलना चाहिए। उनकी पढ़ाई और लिखाई में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। उनको एजुकेशन की सारी सिस्टम प्रोवाइड की जानी चाहिए। और अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनको मेडिसिन अवेलेबल करवाना चाहिए। अगर हम ये सब टाइम पर करते हैं तभी तो उनके अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। यही टाइम होता है कि बच्चों का ग्रोथ अच्छे से होता है। अगर इस टाइम पे उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिला, उनको अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं मिली तो क्या हो जाता है, तो वो ये इसी टाइम से
उनका लो परफॉर्मेंस होना चला जाता है। तो इससे क्या होता है, ये आगे चल के फिर कुछ भी नहीं कर पाते, इनका माइंड शार्प नहीं बन पाता। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं उनकी जनसंख्या को क्या अच्छा फूड देना चाहिए, पौष्टिक भोजन, अच्छे कपड़े और उनकी एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वयस्क। जो बच्चे से जो बड़े होते हैं, मतलब 15 से जो 59 वर्ष तक होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हम वयस्क में उसको काउंट करते हैं। जो 15 साल से 59 वर्ष तक होते हैं वो वयस्क की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वे जब से काम करने स्टार्ट कर चुके होते हैं, वो इतना कैपेबल हो जाते हैं कि उनको अच्छा बुरा पता चलता है। तो जो हमारे इसमें 15 से 59 ईयर्स में जो लोग हैं वो कितने थे, उनकी 2011 में जो हमारी जनगणना की गई थी तो उसमें क्या था, 63.6% हमारी वयस्क की जनसंख्या थी। तो हमारी कितनी ज़्यादा यूथ है हमारे इंडिया में। तो इसको हम क्या कहेंगे, 15 से जो 59 ईयर्स में जो पीपल आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको वो हमारे यूथ होते हैं, वो हमारे देश का भविष्य होता है। ठीक है, तो जो इन पर भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अगर हम वृद्ध की बात करें, वृद्ध वो होते हैं जो बूढ़े होते हैं, वो रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, वो काम करने के योग्य नहीं होते उतने, मतलब कैपेबल नहीं होते, उनकी एज हो जाती है। तो क्या होता है, तो उनको फिर काम से निकाल दिया जाता है, मतलब वो ना अब फिर इस एज में वो काम नहीं कर सकते। तो इसमें कितने एज के हम लोगों को शामिल करेंगे वृद्ध में, तो जो वृद्ध में होता है ना हमारा 16 ईयर्स से जो ज़्यादा वाले पीपल होते हैं उसको हम वृद्ध में शामिल करते हैं, मतलब बूढ़े लोगों में। 16 वर्ष से ज़्यादा तक के बच्चों को, बच्चे नहीं आते इसमें, जो 60 वर्ष के हो जाते हैं अब तो वो तो बूढ़े ही हो जाते हैं। तो उससे जो ज़्यादा साल के होते हैं, जैसे 22, इसको हम किस में काउंट करते हैं, इसको हम बुढ़ापे में काउंट करते हैं। तो जो हमारे इंडिया में वृद्ध की जनसंख्या है वो बहुत कम है। जो भारत की जनसंख्या का टोटल 5% हमारा वृद्ध है। तो ये अच्छी बात है कि हमारी इंडिया में बूढ़े उनकी लोगों की संख्या कम है। क्यों? क्योंकि फिर वो काम करने के कैपेबल भी नहीं होते और फिर उनसे काम कराया भी नहीं जाता, तो वो जो हमारा इकोनॉमी को डेवलप करने में उतना हेल्प नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है, वो अपने एक्सपीरियंस ही जो हमारे यूथ होते हैं उनको शेयर करते हैं। उन्हीं की वजह से हमारे यूथ अच्छा कुछ सीख पाते हैं, वो अपने कंट्री को इकोनॉमी में डेवलप में हेल्प कर पाते हैं, वो अच्छी बुरी आदतें समझ पाते हैं। तो हाँ, तो अगर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री में केवल यूथ हो या बच्चे ही हो, नहीं, उनके साथ साथ जो हमारी ये वाली जनरेशन है बुढ़ापा, ये इनको भी अच्छी जनसंख्या अच्छे परसेंट में होनी चाहिए, इनकी भी जनसंख्या। तो इसके लिए उनकी देखभाल पर ध्यान देना चाहिए और उनको जब उनकी एज हो जाती है तो क्या होता है, जो हमारे वृद्धाश्रम है उस वो जगह जगह खोले जाने चाहिए ताकि और उसके और पता है, और ना ये जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं, हमारे यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ एक्सपेंड करना चाहिए। तो ये क्या क्या अभी हमने पढ़ा, साक्षरता दर, जेंडर रेशियो, फिर इसके बाद हमने देखा बच्चे, फिर यूथ, उसके बाद हमने बुढ़ापा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यावसायिक संरचना। तो व्यावसायिक संरचना क्या होती है, ठीक है। तो जो हमारे व्यावसायिक संरचना होती है ना, उसमें हमारी जो इकोनॉमी में जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा इकोनॉमी काम करता है, वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इसमें हमारा व्यावसायिक संरचना आता है कि हमारा जो कंट्री है, इकोनॉमी है, वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, उन कैसे क्या क्या चीज़ें उनमें हेल्प करती है। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है, ये सारी चीज़ें हमारे उसमें यूज़ होती है। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है वो क्या होता है, वो जो हमारे रॉ मटेरियल से जुड़ा होता है, सीधा वो हमारी जो भूमि होती है ना, हमारे प्राथमिक क्षेत्र, वो उससे जुड़ा होता है। जैसे हमारा कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, डेयरी हो गया, ये सब को हम किस में कंक्लूड करते हैं, ये सब हमारा प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर में आता है। अगर हमारा प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो हमारा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर भी हमारा बहुत ज़रूरी है।
इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, वो 13% है। मतलब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो 13% का योगदान देता है इकोनॉमी में, तो बहुत ज़्यादा है ये। इसलिए जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उस पर भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और अगर हम उसके बाद टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर वो वाला सेक्टर होता है जिसमें जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, मतलब जो जिसमें हमारा विनिर्माण का काम आता है। जैसे कि हमारा गन्ना, वो क्या हो गया, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया। और अगर उसी गन्ने से कितनी सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, जैसे चीनी, गन्ने का रस, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया। तो सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के बाद जो काम किया जाता है, जैसे विनिर्माण हो गया, सड़क का निर्माण हो गया, पुल का निर्माण हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात करें तो जो हमारा टर्शरी सेक्टर होता है ये हमारा सर्विस प्रोवाइड करने वाला होता है। जैसे कि हमारे टीचर हो गए, हमारा, और जैसे कोई काम करने वाला कोई कारीगर हो गया, तो ये क्या है, ये सेवाएं दे रहा है। जो भी व्यक्ति अगर सेवा देता है तो उसको हम किस में कंक्लूड करते हैं, वो हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है। ठीक है, तो ये था हमारे स्ट्रक्चर कि हमारे जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करते हैं। एक फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये 3 सेक्टर मिला करके हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रो करता है। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर से वो है हमारा किशोर। मतलब किशोर की जो पॉपुलेशन है, किशोर किससे कहते हैं, किशोर की पॉपुलेशन कितनी हमारी कंट्री में कितनी होनी चाहिए। तो जो हमारे 10 से 19 वर्ष की जो आयु के जो लोग होते हैं उसको हम किस में कंक्लूड करते हैं, वो हमारे किशोरावस्था में आता है। जो 10 to 19 एज के पीपल होते हैं, लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको हम किस में कंक्लूड करते हैं, लड़के हो लड़कियां हो, 10 से 19 वर्ष के लोगों को हम किस में कंक्लूड करते हैं, वो हमारा होता है किशोर। जो बच्चे और यूथ का जो मिडल पार्ट होता है उस वही हमारा होता है किशोर। जो हमारे किशोर होता है ना, इनको बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो इन पे बहुत अपना माइंड का यूज़ करके कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, वो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होते हैं या कोई भी काम करते हैं ना वो, तो उनका पूरा फोकस उसी चीज़ पे होता है। वो अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल जाते हैं और यही इनके लिए नुकसानदायक होता है। तो जो हमारे इस एज के पीपल होते हैं, लोग होते हैं, इनको हमें अच्छा पौष्टिक भोजन देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही एज होती है जब ये क्या होता है, अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग हो गए, तो आप लोग अगर क्लास 9th में हो अभी, तो अभी फ्यूचर का पूरा प्रेशर है, तो आप लोग को अच्छा पौष्टिक भोजन लेने की ज़रूरत है। अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो आगे चल के फिर हम अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, तो क्या होगा, तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो अच्छा पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, सुबह रोज़ 1 गिलास दूध पीना चाहिए। और जो हमारे इस एज के लोग होते हैं इनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, ये अच्छा पौष्टिक भोजन लेने में कमी दिखाते हैं या लेते नहीं है अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन, तो क्या होता है, तो उनको कुपोषण हो जाता है कई बार इस एज में बच्चों को। अगर हम स्पेशली गर्ल्स की बात करें तो इस एज में उनमें क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, एनीमिया एक तरह का खून की कमी वाली बीमारी है। तो इस एज में लड़कियों में ज़्यादातर खून की बीमारी होती है। तो इसको कम करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने वो क्या किया है, वो अस्पताल हो, स्कूल, कॉलेज में जो हमारी आयरन की गोलियाँ, जिससे हमें खून भरपूर मात्रा में मिलता है, वो जो उसकी जो दवाई है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, ताकि उनको अच्छा से इलाज हो सके, उनको कुपोषण की कमी का सामना न करना पड़े, अच्छे से अपने फ्यूचर पर ध्यान दें। तो हमारे अगर कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना है तो हमारे बच्चे, वयस्क हो गया, यूथ हो गया, वृद्ध हो गया, किशोर हो गया, सब पर बराबर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है तभी तो हमारा कंट्री डेवलप कर पाएगा, तभी उनका फ्यूचर बन पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का।
तो ये था हमारा जो क्लास 9th का चैप्टर, भी हमारा इसका लास्ट है, ये ज्योग्राफी की बुक का लास्ट चैप्टर है, पॉपुलेशन। इसके बाद हम अपनी न्यू बुक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।